नमस्कार, मैं कुणाल देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आगे देखते हैं कि आज की वे कौन सी करंट अफेयर न्यूज़ है जिन पे हम लोग को चर्चा करनी है। तो ये 6 न्यूज़ आप लोग के सामने है जिन पे हम आज बात करेंगे और सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी पहली न्यूज़ के बारे में, जो सागर संपर्क के बारे में। तो एक नई प्रणाली शुरू की गई है। किसने शुरू करी है? केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। तो उन्होंने एक नई प्रणाली शुरू की है सागर संपर्क के नाम से। अब वास्तव में ये सागर संपर्क है क्या? तो पहली बात तो यह है कि इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, यानी कि भारत में ही विकसित किया गया है। अब ये है क्या एक्चुअल में? तो यह है डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक, इसको शॉर्ट में DGNSS बोल रहे हैं। तो नाम से आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा कि यह सैटेलाइट सिस्टम है, यानी कि हमें मदद करेगी चीज़ों को नेविगेट करने में, स्थान को नेविगेट करने में। तो किस प्रकार से यह नेविगेशन में मदद कर रहा है, जरा एक बार समझते हैं। तो बताया जा रहा है कि यह नाविकों को मदद करेगी कहाँ पर? जल में, यानी कि जो समुद्री क्षेत्र होता है, जब वहाँ पर नाव चल रही होती हैं तो उन स्थितियों में नाव को सुरक्षित रखने के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया, इसको तैयार किया गया। तो बता रहे हैं कि अब यह जो सिस्टम है यह नाविकों को त्रुटि से बचाएगा और उनको क्षेत्र की अधिक सटीक जानकारी देगा। यानी कि अब यह फिक्स कर दिया गया है कि 5 मीटर तक के क्षेत्र की नाविकों को अधिक सटीक जानकारी दी जाएगी, जिससे कि उन्हें क्षेत्र की जानकारी मिलेगी और जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उन सभी से उन्हें बचाया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रणाली है पूरी तरह से स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है। ठीक है, ये मदद कहाँ करेगी? यह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंदर जो भी त्रुटियां हैं उन सभी को ठीक रूप से प्रस्तुत करेगी ताकि परेशानी ना हो। हालांकि इसमें एक खास फीचर यह भी डाला गया है कि जीपीएस जो हम सभी लोग ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं, अगर उसमें भी कोई त्रुटि आती है तो यह इसको भी ठीक कर देगा। साथ ही अगर किसी स्थान पर ग्लोनास को यूज किया जा रहा है, हाँ जी, ये रशिया का सैटेलाइट सिस्टम है, यदि इसको भी यूज किया जा रहा है और इसमें भी कहीं कोई त्रुटि है तो इस स्थिति में भी यह हमारी मदद करेगा और चीजों को सटीकता से दिखाएगा। ठीक है, तो साथ साथ यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि कभी कभी पोजिशनिंग को लेकर के कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि बता रहे हैं कि वायुमंडलीय अनुमान गड़बड़ा जाता है या फिर उपग्रह घड़ी का बहाव जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी होते हैं जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो उस स्थिति में सुरक्षा मिलेगी और अच्छा परिवहन संभव हो पाएगा। साथ ही साथ बता रहे हैं कि जहाज़ों को सुरक्षित नेविगेशन के लिए सटीक जानकारी मिलेगी। ठीक, तो यही बात हम लोग अब तक कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रणाली यहाँ पर शुरू की गई है। हमारे जो परिवहन मंत्री है, कौन से? जहाजरानी, यानी कि जो भी शिपिंग वगैरह देखते हैं, बंदरगाह संभालते हैं, तो यह हमारे जो मंत्री हैं इनके द्वारा ही यह सब कार्य शुरू किया गया। हालांकि इसको जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डेवलप किया था। बात सभी क्लियर हो गई आपको? तो इसके कुछ खास उद्देश्य हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और यह सागर संपर्क क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर 5 मीटर के तहत इनको सटीक जानकारी दी जाएगी स्थिति की। ठीक है, तो यानी कि अब यह है कि आने वाले जो 5 मीटर या आसपास का जो 5 मीटर क्षेत्र है वो काफी सुरक्षित बना दिया गया है नाविकों के लिए। ठीक है, हालांकि इसमें यह खास बात बताई जा रही है कि भारतीय तट रेखा से 100 समुद्री मील के लिए त्रुटि सुधार की सटीकता को उसमें शामिल किया गया है। यानी कि भारतीय जो तट रेखा है उसके अलावा इतने क्षेत्र तक इस पे सुधार कर सकते हैं और इससे संबंधित सटीक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और इसको अब 5 से 10 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर से भी कम कर दिया गया है। हाँ जी, इसमें स्थिति थोड़ी सी ऑपोजिट होती है। जनरली 5 से 10 मीटर बढ़ेगा तो आगे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिटली चीज़ों को किया जाता है। तो इसीलिए इसको अब सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर से भी कम में सीमित कर दिया गया है और सटीक जानकारी से संबंधित कर दिया गया। इसके माध्यम से यह भी बताया जा रहा है कि 6 स्थानों पर, ठीक, किसको? समुद्री नेविगेशन के लिए जहाज़ों को रेडियो सहायता प्रदान करने में लाइट हाउस और लाइट शिप महानिदेशक की सहायता करेगा। यानी कि 6 स्थान अलग अलग जगहों पर क्या होगा? लाइट हाउस और लाइट शिप महानिदेशक जो हैं उनको भी यह मदद करेगा सटीक जानकारी प्रदान करने में। तो एक महत्वपूर्ण खबर हम सभी लोग के सामने है। ठीक, इससे संबंधित सभी चीज़ों के नोट्स बना लीजिए। चलिए, इतना समझने के बाद हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की ओर। क्या है वह न्यूज़? पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों का सम्मेलन। तो भाई अभी आने वाले समय में यानी कि 20 जुलाई को दिल्ली में एक सम्मेलन होने वाला है। किसका? आसियान देशों का। तो ऑब्वियस सी बात यह है कि भाई नई दिल्ली में हो रहा है तो भारत तो इस सम्मेलन में शामिल होगा ही, साथ ही आसियान के सभी देश भी यहां पर आएंगे और इस सम्मेलन में शामिल होंगे।
आगे क्या बता रहे हैं कि ये जो सम्मेलन है किससे संबंधित है, पारंपरिक औषधियों, यानी कि जो भारतीय पुरानी परंपराएं हैं, जो पारंपरिक औषधियां चली आ रही, जिनको हम जनरली क्या कहते हैं कि ये कैसी है, आयुर्वेदिक है, तो उससे संबंधित है, तो उन पे ही इस पे विशेष चर्चा की जाएगी। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है वो कैसे हो रहा है, इसको आसियान में भारत मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से करा जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। हालांकि भारत में इसको कौन आयोजित कर रहा है, तो बता रहे हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय औषधीय मंत्रालय जो है उसके माध्यम से इसका आयोजन किया जा रहा है। औषधि यानी कि आयुष मंत्रालय। ठीक है, तो भारत में इसका कार्यक्रम जो है ये इस प्रकार से चलेगा। अब इसमें कौन कौन आएगा, तो ये देखने वाली बात है कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ये जो 8 देश है, ये 8 देश भारत में आके इस सम्मेलन में शामिल होंगे। लेकिन अगर हम समझे ट्रेंड, तो इस कंडीशन ये है कि 10 देश टोटल आसियान देश कहलाते हैं, तो 10 देशों में 8 देश तो ऐसे हैं जो भारत में आकर इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा जो शेष 2 देश हैं, यानी कि कंबोडिया और सिंगापुर जो हैं, ये वर्चुअल माध्यम से, यानी कि इनके जो भी एक्सपर्ट होंगे ये वर्चुअल माध्यम से, तकनीकी माध्यम से जुड़ेंगे और इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ठीक है, अब ये क्यों आयोजित किया जा रहा है, क्या बता रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि पारंपरिक औषधियों से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे, यानी कि आसियान देश और भारत आने वाले समय में पारंपरिक औषधियों के प्रयोग को किस प्रकार बढ़ाएंगे और किस प्रकार से अलग अलग बीमारियों से संबंधित दवाओं को तैयार करेंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही इनकी अभी हाल ही में जो नई रिसर्च हुई है, उन सभी नई रिसर्च पर भी चर्चा की जाएगी और क्या क्या समाधान खोज लिए गए हैं उन सभी को समझा जाना देखा जाएगा। इस सम्मेलन का खास कार्य यही रहने वाला है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि सम्मेलन में प्रतिनिधि पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आसियान देशों में नियामक ढांचे में हाल के विकास को भी साझा करेंगे। तो जो भी पुरानी चीजें चली आ रही हैं और उन पारंपरिक औषधियों के साथ जो भी नया कार्य हो रहा है, उन सभी को यहाँ पर स्थान दिया जाएगा और समझा जाना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आसियान से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं जो जनरली हम जानते होंगे, इसकी मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे। 10 देश हैं, कहाँ के देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश आसियान में शामिल है। हालांकि भारत यहाँ पर शामिल नहीं है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन एक और समूह है जिसको आसियान रीजनल फॉर्म कहते हैं, तो भारत इसका सदस्य है। ठीक है, और देखने वाली बात यह है कि जो आसियान है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह भारत का चौथा बड़ा व्यापार सहयोगी है। ठीक, और साथ ही अगर हम स्थिति को समझें तो कुल व्यापार का हम 10% इसके साथ साझा करते हैं, तो एक बड़ी स्थिति हम लोग की यहाँ पर बनी हुई है आसियान के साथ में। ठीक है, तो इसी क्रम में आसियान को महत्व देने के उद्देश्य से, जो हमारे पूर्वी देश हैं उनको महत्व देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में एक नई पॉलिसी, एक नई नीति शुरू की थी। कहां पर? म्यांमार में, जब 12वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जरूरी है, यानी कि हम कहाँ देखें, पूर्व की तरफ देखें और पूर्व के जो हमारे देश हैं उनके महत्व को समझें, ये एक ज़रूरी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लोगों के सामने मैप दिखा देते हैं। ये पूरा का पूरा मैप किसका है? आसियान देशों का। तो इसके जो सभी देश हैं वो आप लोग के सामने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं। नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह के बारे में। तो एक खास समूह है, पर ये चर्चा में क्यों है ये समझना पहले ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है? तो बता रहे हैं कि भाई संयुक्त अरब अमीरात, ठीक, कहाँ का देश है? एक अरब देश है। तो क्या हुआ है कि इसको इस समूह के अंदर पर्यवेक्षक देश का दर्जा दे दिया गया है। किसका? पर्यवेक्षक राज्य या पर्यवेक्षक देश का इसको दर्जा दे दिया गया। बोल दिया गया कि आप क्या है, अब हमारे लिए एक ऑब्जर्वर कंट्री हो गए हैं। पर क्यों हुए हैं? तो बता रहे हैं कि इन्होंने पिछले दिनों मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और प्रयास किया है किसी भी तरह से धन शोधन को रोका जाए। तो इसीलिए इनके द्वारा किए गए कार्य को सराहा गया है और यहाँ पर इनको ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में नियुक्त किया गया। एक महत्वपूर्ण बात देखने वाली है कि यह एकमात्र ऐसा देश है जो अभी तक पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा ले पाया है इसमें। ठीक है, यानी कि अब तक मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में किसी भी अरब देश को शामिल नहीं किया गया था। पहली बार यूएई को शामिल किया गया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि खास तौर पर इसको सिर्फ धन शोधन रोकने के लिए ही बनाया गया। ठीक, तो इससे संबंधित जो अन्य बातें हैं जरा एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो क्या पता लग रहा है हमें कि मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह जो है वह क्या है, उसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ पे? पेरिस स्थित वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि FATF
एफ, यही तो कहते हैं ना इसको हम लोग। तो FATF की तर्ज पे की गई थी, यानी कि उसको आधार बनाया था। जो FATF होता है ये पूरी दुनिया में कार्य करता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और कोई भी देश अगर मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसको FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है, आप लोग जनरली न्यूज़ में देखते हैं। तो उसी की तर्ज पे बनाया गया था, क्यों? क्षेत्रीय निकाय के रूप में। हम जनरली देखते हैं कि अगर किसी निकाय का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके क्षेत्र को क्या करते हैं, बांट दिया जाता है। कैसे? क्षेत्रीय निकायों के रूप में, यानी कि अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग बॉडी बना दी। अब आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ उस क्षेत्र के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करेंगे। बात समझ गए? अगर हम पूरे विश्व की स्थिति समझे तो हमें पता लगता है कि ऐसे क्षेत्रीय जो संगठन है, जो क्षेत्रीय निकाय हैं, पूरी दुनिया में 9 बनाए गए हैं, जिनको क्या कहते हैं, FSRB, यानी कि FATF शैली क्षेत्रीय निकाय उनको कहा जाता है। तो ऐसे 9 निकाय पूरी दुनिया में बनाए गए हैं। जितनी बात आप लोग देख रहे हैं, जान रहे, समझ रहे हैं, इनको आप अपने मेंस के आंसर में नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से सीधे प्रश्न आने वाले UPSC प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में बन सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए सभी चीज़ों के नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। आगे क्या कह रहे हैं कि यह जो है, यह अपने नेटवर्क जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। साथ ही साथ बताते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह है, यह इसके 9 समूहों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भाई यह जो समूह बनाया गया है ये सदस्यता संख्या के मामले में और भौगोलिक आकार के मामले में सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो जब आपके पास सदस्य यहाँ सबसे ज़्यादा हो गए हैं, क्षेत्र भी सबसे बड़ा कवर कर रहा है, तो इसीलिए यह इन सभी समूहों के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व का समूह हो जाता है। बात क्लियर हो गई है आप लोग को? ठीक। तो पर्यवेक्षक का दर्जा किसको मिलता है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसको मिलेगा, जो देश इस क्षेत्र में काम करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करेगा और अन्य देशों की या FATF की मदद करता है या किसी क्षेत्रीय समूह की मदद करता है। तो ऐसी स्थिति में बना लेते हैं कि आइए आप ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं इस तरफ। ठीक है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि UAE को क्यों चुना गया? ऐसा कार्य इसने कहाँ किया था? तो पता लगता है कि मैना FATF, ठीक है, यह एक समूह है, क्षेत्रीय समूह है। ये भी जो कहाँ कार्य करता है, ये अरब देशों में काम करता है और अफ्रीका के क्षेत्र में काम करता है। किस लिए? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो UAE ने यहाँ पे कार्य किया और मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया, जिस वजह से जो चीज़ें थी वो बाकी लोगों ने भी जानी समझी और कहा कि आपको यहाँ पर पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया जाना चाहिए। बात इतनी सभी लोग समझ गए? ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली बात हम लोग के सामने क्या है। तो बता रहे हैं भारत अभियान, एक नया अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि किसान और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने क्या किया है, कृषि अवसंरचना कोष के तहत बैंकों के लिए भारत नाम से एक नया कैंपेन शुरू किया है। कौन सा कैंपेन? भारत, यानी कि इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार है। इसको अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, भारत ये एक नया कैंपेन शुरू किया। तो उसका मतलब क्या है? बैंक्स होल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसको शुरू क्यों किया गया है और इसके क्या उद्देश्य हैं शुरू करने के। तो आपको पता लगेगा देखने के बाद कि भाई यह जो अभियान है ये 1 महीने के लिए शुरू किया गया, यानी कि आज ही 15 जुलाई से यह अभियान शुरू होगा और 15 अगस्त तक यह पूरा अभियान चलेगा। लेकिन उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान के तहत यह उद्देश्य रखा गया है कि बैंकों से धन जुटाया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बैंक हैं इसमें शामिल किए गए उन सभी से धन जुटाया जाएगा। पर कितना? 1 महीने में टारगेट रखा गया है 7200 करोड़ रुपए का। पर यहाँ पे ये भारत कैंपेन शुरू किया गया है तो इसके तहत धन जुटा रहे हैं। पर क्यों? तो यहाँ पर जो मंत्रालय है उसका जो उद्देश्य है वो यह है कि बैंकों से धन इकट्ठा करने के बाद यह किसानों को लोन के रूप में प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि उनकी स्थिति मजबूत हो सके और वह फसलों पे और अच्छे से कार्य कर सके। तो वही सारी की सारी स्थितियों को उसमें बताया गया। ठीक है, तो इसका उद्देश्य कृषि अवसंरचना कोष की योजना को बढ़ावा देने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि आदि जो भी बैंक हैं उन सभी की सहायता से इसको कार्य किया जाएगा और साथ ही साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यह मामला हम लोग के सामने। आगे क्या कह रहे हैं कि इस अभियान का उद्देश्य कृषि क्षेत्र की विशाल क्षमता को अनलॉक करना और आधुनिक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ किसानों को सशक्त बनाना है। तो आपको स्थिति बता देती कि बैंकों से पैसा लेंगे और किसानों को प्रोवाइड करेंगे ताकि वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य कर सकें और अच्छे से अच्छी फसल तैयार करने की दिशा में वह आगे बढ़े। ठीक,
अब कृषि अवसंरचना कोष यहाँ बीच में कई बार आया, अगर हम देखें तो यहाँ पर कई बार यह बात हुई है कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। तो दरअसल ये होता क्या है, एक बार यदि इस पर थोड़ी सी नजर डाल लें तो ज़रूरी है। बताते हैं कि इसको 2020 में शुरू किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक, यह एक केंद्रीय योजना है। अब इस योजना की खास बात क्या है कि इसमें जो ब्याज होती है उस पर छूट दी जाती है और किसानों को वित्तीय सहायता के माध्यम से यह फंड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि फसल कटाई के बाद यह दिया जाता ताकि वे अपने बुनियादी ढांचे पर और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का प्रबंध कर सके, उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सके और उनको अगली कृषि के लिए जब भी आने वाला मौसम रहेगा उसके लिए इन्वेस्ट करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बना ले। ठीक है, यह कार्य जो है यानी कि ये जो कृषि अवसंरचना कोष है वर्ष 2020 में शुरू किया गया था और यह 10 वर्षों तक कार्यान्वित रहेगा। तो यह सभी बातें नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण न्यूज़ चीतों से संबंधित हम लोग को देखने को मिल रही है। हम लगातार न्यूज़ में सुन रहे हैं कि जो चीते हम लोग लेकर के आए थे, कहाँ से, अफ्रीका से लेकर के आए थे, तो उनकी मृत्यु हो रही है। लगातार हम थोड़े थोड़े दिन में सुनते हैं कि चीतों की मृत्यु हुई है। तो क्या स्थिति समझ लें तो बताया जा रहा है कि जो वन्य जीव पशु चिकित्सक हैं उन्होंने इस पर स्टडी किया और पता लगाया कि जो चीते हैं उनकी मृत्यु के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक है वह उनकी गर्दन पे लगाया गया कॉलर है। जब ये चीते लाए गए थे तो उनकी स्थिति को ट्रैक करने के लिए, स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए इनके गलों पे कॉलर लगाया गया था। और यदि आप ये फोटो को देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ एक कॉलर लगा हुआ है। यह सैटेलाइट से कनेक्ट है और हमें चीतों के बारे में जानकारी देते हैं, इनको जंगल में नेविगेट करते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो हम देखें ये हमारे वन्यजीव पशु चिकित्सक हैं वो कह रहे हैं कि इनकी मृत्यु के लिए यही कॉलर जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? तो बता रहे हैं कि भारत की जो जलवायु है वो बदलती रहती है। आजकल आर्द्रता का समय चल रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जिस वजह से जब ये मूव करते हैं तो कॉलर इनके गले पे मूव करता है, जिसकी वजह से बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, इनके गर्दन पे सूजन हो जा रही है, संक्रमण हो रहा है बैक्टीरिया का, साथ साथ इसकी वजह से इनकी बॉडी में सेप्टिसीमिया भी हो रहा है। तो यह मुख्य कारण है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो रही है। पर देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने खास तौर पे सेप्टिसीमिया का उल्लेख किया है, तो हमें समझना होगा कि यह क्या होता है। तो बताते हैं कि यह बैक्टीरिया द्वारा रक्त विषाक्तता संबंधी एक रोग है, यानी कि सेप्टिसीमिया चीतों के शरीर में जो उनका ब्लड होता है उसको इन्फेक्ट करता है और इसकी वजह से उनके शरीर में क्या होता है कि खून में एक रसायन स्रावित हो जाता है, यानी कि कोई लिक्विड है जो उनके ब्लड तक पहुंच जाता है। और जब वह ब्लड उनके शरीर में पहुंच जाता है, उनके ब्लड तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर पता लगता है कि वे जो लिक्विड है वो शरीर में सूजन बढ़ाने का कार्य करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर की सिचुएशन हो जाती है। यानी कि वह लिक्विड उनके बॉडी में पहुंचेगा और उनके ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखा गया है कि क्रमबद्ध रूप से अलग अलग चीतों की मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से अब माना गया है कि इनके गले में लगे हुए कॉलर ही जिम्मेदार हैं। ठीक, इसी के साथ हमारी एक अगली न्यूज़, अमृत भारत स्टेशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक, इस योजना में क्या खास बात है, क्यों चर्चा में हुई है, तो पता लग रहा है कि दक्षिण रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के लिए 90 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। ये 90 रेलवे स्टेशन कहाँ पहचाने गए हैं, तो बता रहे हैं कि जो दक्षिण रेलवे है उसको 6 मंडलों में विभाजित किया जाता है, तो हर एक मंडल से उसने 15 स्टेशन चूज़ किए हैं और 15 छिक 90, इस प्रकार से 90 स्टेशन इसने सिलेक्ट किए। लेकिन जो ये योजना है यानी कि अमृत भारत स्टेशन योजना है, यह क्यों शुरू की गई थी, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सुधार करना है। हम देख रहे हैं कि भारत में जो रेलवे का इतिहास है बहुत लंबा हो गया है, तो रेलवे स्टेशन लगातार बन रहे हैं, पटरियां लगातार बन रही है और रेल की जो बोगियां हैं वो भी बनती हैं, लेकिन समय के अनुसार उनको अपग्रेड करना ज़रूरी है ताकि जो विदेशी पर्यटक आते हैं और जो भारतीय लोग उसमें सवार करते हैं उन सभी को परेशानी ना हो और अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए। तो इसी वजह से दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा यह कार्य शुरू किया गया था, केंद्र सरकार ने कार्य शुरू किया था। तो बता रहे हैं कि जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं उन सभी में सुधार किया जाएगा। पहले उसके लिए प्लान तैयार किया जाएगा, बाद में उन्हें चरणबद्ध तरीके से उसमें लागू किया जाएगा। ठीक, साथ ही सरकार का उद्देश्य यह है कि जो भी हम लोग तकनीकी रूप से सुधार करें वह सभी आधुनिक अधिक हो और साथ साथ लंबे समय के लिए वहां पे कार्यान्वित हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी कार्य किया गया तो आने वाले 3-4 साल में फिर दोबारा उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं। अब जो अपग्रेडेशन होगा उसके लिए सरकार का उद्देश्य है कि एक लंबे समय के लिए यह पूरा कार्य हो ताकि जल्दी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत ना पड़े और बाकी क्षेत्रों को भी सुधारा जा सके। हालांकि सरकार का उद्देश्य भारत के 1275 स्टेशनों को इस योजना
योजना के तहत सुधार देना है। बात सभी को क्लियर हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें स्टेशन तक पहुँच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेंटिंग होल, शौचालय और जो भी आवश्यकता अनुसार सभी चीज़ें हैं, चाहे वहाँ पर एस्केलेटर हो, ठीक है, स्वच्छता हो, सफाई हो, वाईफाई हो, उन सभी चीज़ों को इसमें पूरी तरह से शामिल किया गया है। यानी कि सरकार चाहती है रेलवे स्टेशन से संबंधित जो भी चीज़ें लोग यूज़ करते हैं हर एक क्षेत्र को सुधारा जाए। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा कार्य इस योजना के तहत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, इसी क्रम में आज के वीडियो में इतना ही। सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोग के साथ बहुत अच्छे से साझा की गई हैं और यह न्यूज़ आप लोग को बताई गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे होंगे और नई नई चीज़ें आप जान समझ रहे होंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ और आपके साथ करंट अफेयर न्यूज़ का एनालिसिस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।